नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। दिव्यांगजनों का सबसे बड़ा खेल आयोजन पेरिस पैरालंपिक्स इस समय पेरिस में चल रहा है और समाप्ति की ओर है। भारत का दल भी इसमें हिस्सा लेने के लिए गया हुआ है और भारतीय दल ने इस बार अब तक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। 27 मेडल अब तक भारत इस प्रतियोगिता में जीत चुका है। पेरिस पैरालंपिक्स क्या है, पैरा खेल क्या हैं, झारखंड में पैरा खेलों की क्या स्थिति है, इन पर चर्चा करने के लिए हमने आज दूरदर्शन के स्टूडियो में आमंत्रित किया है इस खेल से जुड़े दो हस्तियों को। हमारे साथ हैं श्री मुकेश कंचन जी, जो कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ झारखंड के सचिव तो हैं ही, उसके साथ साथ इन्होंने पैरा खेलों में, पैरा क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, थ्रो बॉल में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपका स्वागत है मुकेश जी स्टूडियो में। हमारे साथ हैं महिमा उरांव जी, जो कि खुद एक पैरा खिलाड़ी हैं। इन्होंने भी थ्रो बॉल में देश का प्रतिनिधित्व किया है। आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। मुकेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा कि मैं पहले आप दोनों के बारे में ही बारी बारी से जानना चाहूँगा। मुकेश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से इस पैरा खेलों में आए, और आप तो पदधारी भी हैं अब पैरालंपिक कमेटी के, इस पर आप हमें बताइए। देखिए, अगर पैरा खेलों से जुड़ने की बात करेंगे तो मैं 2002 से पैरा क्रिकेट खेलना आरंभ किया झारखंड स्टेट के लिए, और 2013 से मैं भारतीय टीम में शामिल हुआ। 15 में मुझे भारतीय टीम की कप्तानी मिली। कप्तानी के बाद मैंने एशिया कप विजेता भी रहा मेरी कप्तानी में, और लगातार हम लोग मैचेस खेलते गए देश विदेशों में भारतीय। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जो परेशानियां क्रिकेट को लेकर सरकार की चल रही थी, जब भी मैं सरकार तक पहुंचता था तो मुझे ऐसा लगता है, चूँकि बीसीसीआई सपोर्टेड नहीं था, तो ऐसा लगता था कि हम लोग जो भारतीय ध्वज उठा रहे हैं, ये फिनांशियली की बात कर रहा हूँ, कि वो व्यर्थ जा रहा। तो इसी दौरान मैंने बोला कि नहीं, मुझे पैरा गेम्स में आना चाहिए, और मैं लगातार उसको प्रैक्टिस में करना शुरू किया। और उसके लिए मैंने वॉलीबॉल, पैरा थ्रो बॉल का प्रैक्टिस किया, और फिर मुझे मौका भी मिला, सौभाग्य भी मिला कि अभी मैं पैरा थ्रो बॉल लगातार देश के लिए खेला क्रिकेट खेलने के बाद। तो ऐसे ही मेरा जुड़ाव जो है पैरा स्पोर्ट से होता चला गया। और इसी बीच में अगर कहें कि जो जैसे अधिकारी की बात आ जाती है, तो इस बीच में मुझे लगा 2017 में कि मैं इस झारखंड अकेले चल रहा हूँ, जहाँ पर और भी दिव्यांगजन नहीं हैं या खेलों को नहीं जान रहे। तो मुझे लगा कि भगवान ने मुझे वो दिया है कि मैंने एजुकेशन में भी लिया, तो मुझे लगा कि अगर मैं वहाँ तक पहुँच पाया हूँ, तो अब मेरी जिम्मेवारी होती है कि जो मेरे छोटे भाई बहन दिव्यांगजन हैं, जो झारखंड में सुदूर इलाके में रह रहे हैं, उनको हम वहाँ से निकाल कर लाए। तो यही सब बातें दिमाग में चल रही थी, और उसको मैं लगातार करते रहा हूँ। महिमा जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि पैरालंपिक खेल में किस तरह से आई और क्या रहा है आपका सफ़र आज तक का? मेरा तो इसमें आने का पहले से, मतलब क्या बोलते हैं, स्कूल टाइम से ही था। गेम सब खेलते थे स्कूल में, लेकिन 2017 में मुकेश कंचन सर है, जो हमारे कोच है, हमारे गुरु है, उनसे मुलाकात हुई। फिर उनसे इम्प्रेस होकर आज इस गेम में घुसने का मौका मिला। पता नहीं था कि पैरा गेम भी होता है, लेकिन मुकेश कंचन सर के द्वारा आज ये मौका मिल रहा है हमें भी। मुकेश जी, जैसे उन्होंने कहा है कि पैरा गेम भी होता है, ये तो और लोगों के भी मन में होगा कि पैरा गेम आखिर होता क्या है, तो ये आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि पैरा गेम क्या होता है। देखिए, सिर्फ महिमा नहीं, झारखंड के बहुत सारे दिव्यांगजन हैं जो पैरा गेम्स को नहीं जानते थे, और उनके अभिभावक नहीं जानते हैं। पैरा गेम्स है जो ओलंपिक लोग हमेशा सुनते हैं। खेल, अगर सीधी भाषा में कहे तो खेल का सबसे ऊंचा दर्जा, उसी तरीके से पैरा ओलंपिक है। पर जनरली लोगों की मान्यता, लोगों की ऐसी है कि लोग पैरा मतलब पैर से उसको संबोधित समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पैरा का अर्थ होता है साथ, है ना, साथ। ये ग्रीस भाषा में, ग्रीक जो है वहाँ पर उसका अर्थ होता है साथ। तो जो समानता की बात आती है, वही ये समानता का अधिकार जो है, सामान्य, वही है जो ओलंपिक के समान पैरा ओलंपिक है। यानी कि जो दिव्यांगजन हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उनको मैं बताऊं कि जो दिव्यांग है, चाहे वो किसी भी रूप में हो,
चाहे वो अस्थिबाधित रूप में हो, हाथ से हो, पैर से हो, या कुछ गेम ऐसे हैं जिसमें मानसिक बच्चे भी, जैसे आप सेरेब्रल पाल्सी की बात करें, तो ऐसे जो दिव्यांग बच्चों के लिए खेल है उसी को हम पैरा ओलंपिक कहते हैं। और अब तो पूरे देश में, पूरे विश्व में पैरा ओलंपिक का नाम गूंज रहा है। जब भारत देश 27 मेडल ला कर देता है, इससे पहले भी हम लोगों ने मेडल लाया, तो मुझे लगता है कि अब सबको लगभग मालूम है। एक हमारा सुदूर इलाका है जहाँ तक अभी तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से हम लोग वहाँ तक भी पहुँच पाएंगे। ये आपने बिल्कुल सही बात बताई कि समानता, और ये हम देख भी रहे हैं कि जहाँ पर बड़ा आयोजन होता है, जैसे पेरिस पैरालंपिक के पहले उसी जगह पर पेरिस ओलंपिक हुआ जिसमें सारी दुनिया ने हिस्सा लिया, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसी स्थान पर, उन्हीं स्टेडियमों में थोड़े समय के बाद, लगभग महीने से भी कम समय के बाद ये आयोजन वहाँ पर हुआ। जैसे कि आपने बताया दिव्यांगता के बारे में बताया, तो थोड़ा सा हम इसमें से आपसे थोड़ा और जानना चाहेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अभी हम लोग जैसे पैरालंपिक में देख रहे हैं, कोई संख्या होती है S57, M12, ये क्या चीज़ है इसमें? देखिए, ये F और T होता है। F मतलब जो फील्ड गेम होता है जी, और T मतलब जो ट्रैक गेम होता है, जो ट्रैक पे खेला जी, जी, जाता है, उससे डिनोट करते हैं। संख्या जो है ये एक टेक्निकल चीज़ है। एक दो तरीके का दिव्यांग है, जैसे एक मेरी डिसेबिलिटी देखें और एक यही महिमा बैठी हुई है। तो आप बता देंगे कि क्या हाँ। डिसेबिलिटी है दर्शकों को, तो ताकि हमें। जैसे कि मैं जो खेलता हूँ वो F57 में खेलता हूँ, जी, और महिमा जो खेलती है वो F42 F42 में खेलती है। यानी कि ये जो संख्या है, ये जो नंबरिंग है, वो तो आप समझ गए। जो संख्या है वो कैटेगराइज पैरा ओलंपिक ने किया है कि एक उन्हीं दिव्यांगों को उन्हीं के साथ खिलाया जाएगा, किसी के साथ समानता भेदभाव की जो ना आपने हो। बात की। जैसे वेट से भी आप लोग ओलंपिक में देखते हैं, वेट होता है कि 55 से 60 केजी, तो उसी तरीके से कि किसी की डिसेबिलिटी 80% है और किसी की डिसेबिलिटी 60% है, तो उनको सामान्य रूप से एक ट्रैक पे नहीं खिलाया जाएगा। तो उसके लिए जो हमारे ऑफिशियल्स है, जो टेक्निकल मेंबर हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी गई है और वो उस तरीके से सबको एक कोड देते हैं। झारखंड में जितने भी खिलाड़ी है, पूरे देश में जितने, उनका अपना एक नंबर है कि वो इस में ही खेलेंगे। तो यही है। जैसे कई बार आपसे अगर हम लोग कई दूसरे स्टेट वाले बच्चों से मिलते हैं, तो कई बार एक नया बच्चा लोग है, वो पूछता है, सर आप किस में खेलते हैं, कौन सा आपका है? तो उसमें बताना होता है कि हाँ, या हम लोग कोई बच्चों को बता भी देते हैं कि अच्छा, जैसे हम लोग कहीं मिले तो देख के बता देते हैं, अच्छा ये 55 में खेलेगा, ये 56 में। तो एक टेक्निकल वर्ड है। तय कौन करता है इसको, या मेडिकल बोर्ड तय करता है? नहीं, या इसके आयोजक? लिए अलग से पैरा ओलंपिक ने एक टेक्निकल बोर्ड रखी हुई है, जिसमें डॉक्टर्स भी होते हैं टेक्निकल। वो पूरा का पूरा जो है जो अपने पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक टेक्निकल बोर्ड बैठा रखा है। जहाँ भी नेशनल होता है, अगर कोई नया खिलाड़ी जाता है तो उनको फिर से वहाँ जांच करवानी होती है। और अगर कोई खिलाड़ी खेल रहा है और अगर मान लीजिए उसकी डिसेबिलिटी थोड़ा सा 19-20 लगती है, कोई खिलाड़ी अगर ऑब्जेक्शन करता है कि सर मुझे डाउट है कि इस खिलाड़ी पे, तो वहाँ बॉन्ड भर कर देगा वो। अगर किसी को मेरे 57 पे आपत्ति है तो फिर से मेरी जांच होगी। अगर उस बोर्ड ने अगर तय किया कि नहीं ये 57 ही है, तो बॉन्ड फेल कर जाएगा। अदरवाइज फिर जो है मेरा जो फिर से कैटेगराइज मुझे किया जाएगा, और भी नियम्स है उसमें। ठीक है। तो महिमा जी, जैसे हम सामान्य खेल की बात करते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं जब, तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है आपस में खिलाड़ियों की। तो जब पैरा खेल होते हैं, जैसे आप खेलने जाती होंगी थ्रो बॉल या और कोई भी खेल खेलने जाते होंगे, तो आपस का कंपटीशन का क्या लेवल होता है, किस तरह का भावना रहती है आपस में? आप लोग कंपटीशन क्या होता है, भावना क्या रहती है, तो अलग अलग खिलाड़ियों के बीच में? वहाँ तो जब देखा जाता है मतलब नॉर्मल और पैरा खिलाड़ी में, तो हम लोग तो जो सिटिंग थ्रो बॉल वॉलीबॉल खेलते हाँ। हैं, वो तो हम लोग बैठ करके खेलते हैं जी, और जो नॉर्मल होते हैं वो खड़े होकर खेलते हैं। लेकिन जब नॉर्मल वाले हमारे जो सिटिंग ज़मीन में बैठ के हम लोग खेलते हैं, उसको वो नहीं खेल पाते हैं, नहीं खेल पाएंगे। हाँ। वो बहुत हार्डली हो जाता है उनके लिए। और हम लोग जब खेलते हैं तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे लिए वही अच्छा रहता हाँ है। वो अच्छा होता है।
और जो जैसे एक दिव्यांग खिलाड़ी खेलता है, दूसरा भी खेलता है, तीसरा भी खेलता है, आपस में कैसा कंपटीशन होता है? आप लोगों में आपस में कितना सहयोग की भावना कितनी होती है? कंपटीशन की भावना, झगड़ा होता है? हाँ, कभी कभी हो जाता है जी। और फिर बीच में बोला जाता है कि अच्छा से करो, मतलब उनको भी हम लोग सहयोग करते हैं। बिना सहयोग का नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रुप गेम है। जी। जब देखते हैं कि वो कमज़ोर है थोड़े, तो उनके तरफ हम जी बिल्कुल साथ देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया। पेरिस पैरालंपिक की आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे भारत में भी पेरिस पैरालंपिक चल रहे हैं, खिलाड़ी होने के नाते आप जरूर इसको देख रही होंगी, वॉच कर रही होंगी। इस आयोजन के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं, एक पैरा खिलाड़ी के रूप में आप उसको कैसे देखती हैं, आपको कैसा लग रहा है? अभी जो पेरिस में हो रहा है, जी। तो हमें भी लगता है कि हमें भी जाना चाहिए। बिल्कुल। हम लगता है कि हम भी उस मुकाम तक पहुँचे, ये सोचते हैं हम लोग। और अभी जो देख रहे हैं, जिनको भी वहाँ खेलने का मौका मिल रहा है, उनके लिए वो नसीब की बात है। जैसे कि अभी हम लोग पिछले बार वही जनवरी में शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में मेरा भी भाग लेने का मौका मिला था कि कैसा खेला जाता है। वहीं पर प्रैक्टिस तो करके गए थे, फिर भी मेडल नहीं लगा। तो जैसे महिमा जी कह रही है, मुकेश जी, कि हम भी सोचते हैं कि हम वहाँ पर खेलते, हम भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ, चूँकि आप पद्धारी भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, तो इसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है? किस तरह से कोई खिलाड़ी पैरालंपिक तक पहुँच सकता है? बाकी खेलों के बारे में तो चूँकि हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हम जानते हैं। इसके बारे में ज़रा बताइएगा। हर एक खिलाड़ी का सपना वही है, ओलंपिक जाना। दिव्यांगजनों का भी होता है, और प्रशिक्षण भी वही है, और जाने का तरीका भी जो सामान्य लोगों का है उसी तरीके से हम जैसे एक बच्चा हमारे पास आता है तो उसको भी जिला खेलना होता है, फिर राज्य के लिए खेलना होता है, फिर कई सारे जो है उनको कंपटीशन में अपना रैंक डिसाइड करना पड़ता है। और एक पैरा ओलंपिक ने एक निर्धारित कर रखा है, जैसे ओलंपिक ने भी एक समय, कैटेगरी, सब कुछ निर्धारित करके रखा है कि उसको क्वालिफाई करेंगे वही जाएंगे। ये क्वालिफाई करने का बहुत टफ होता है खिलाड़ी के लिए, और जो खिलाड़ी उसको क्वालिफाई करते हैं वही पैरा ओलंपिक में जा सकते हैं और गए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में देश में सुविधाएं जैसे जैसे दिव्यांगजनों को मिलते जाएगी, तो हमारे अभी जैसे आप देखेंगे कि 84 लोग गए हैं, जी। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये 150 अगर जाएंगे तो 50 से ज़्यादा मेडल हमारे पास होगा। ऐसे ही जो तरीका है वो यही है। तो ओलंपिक में भी जैसे कि कितनी टीमें खेलेंगी, पैरा ओलंपिक में भी कितनी टीमें खेलेंगी, इसका भी कोई क्वालिफिकेशन वर्ल्ड लेवल पर होता होगा? जैसे तीरंदाजी में होता है कि आप पहले क्वालिफाई करिए तब पहुँचे। भारतीय टीम में स्थान बनाना तो एक बात हो गई है कि आप जिला से लेकर, राज्य से लेकर के भारतीय टीम तक पहुँचे, लेकिन भारत की टीम पैरा ओलंपिक में खेलेगी, इसके लिए क्या होता है? इसके लिए भी जो अंतर्राष्ट्रीय जो पैरा ओलंपिक है उसने एक मापदंड बनाया है कि इतने जो कई सारे मैचेस है, एशियन गेम्स है, और सभी चीज़ों को आपको पार कर आना पड़ेगा, तभी आप वहाँ तक पहुँचते हैं। तो हालांकि भारत का प्रदर्शन लगातार कई ओलंपिक से बेहतर रहा है, तो नहीं की तो कोई बात नहीं है, और मुझे लगता है कि आजीवन अब हम ओलंपिक का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि दिन पर दिन हमारा जो प्रदर्शन है दिव्यांगजनों का वो बेहतर और बेहतर होते जा रहा है। निश्चित रूप से इस बार तो 27 मेडल अभी तक आ चुके हैं, जो कि भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तो पेरिस पैरालंपिक्स में भारतीय टीम का अब तक के प्रदर्शन का आपके अनुसार आकलन क्या है अभी? देखिए, मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन है। उम्मीद करता हूँ कि और 1-2 मेडल अभी अंत होते होते हम लोगों को मिल जाए, पर फिलहाल मैं उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया और जिन्होंने मेडल दिलाया है, उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए है कि सिर्फ उन्होंने भारत के लिए मेडल नहीं लाया है, जो दिव्यांगजन है ना, उनकी जो सम्मान थी, वो पूरे देश का सम्मान बढ़ाने का उन लोगों ने काम किया है, जो शायद कहीं ना कहीं मैं अपने मन से बोल रहा हूँ कि जो एक टीस रह जाती है दिव्यांग होने के बावजूद, हम लोगों को लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी है, या समाज हम लोगों को कमियों की नज़र से देख रहा है। तो इन जो भाई बहन पेरिस में मेडल ला रहे हैं, उनका एकदम तहे दिल से धन्यवाद है। बधाई के पात्र तो पूरा देश बधाई दे रहा है, पर मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने जो मेडल लाया है उससे सिर्फ आपका नहीं,
पूरे देश के दिव्यांगजनों का मान और सम्मान बढ़ रहा है। ये जो आपने बात कही है, बहुत दिल से जो बात कही है, वाकई में बहुत बहुत बढ़िया बात है और ये बिल्कुल सही बात भी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है कि अब जो पहले जो आपके मन में आया, एक दिव्यांग जन होने के हिसाब से आया, ऐसा अब नहीं है। अब तो एक सुंदर सा शब्द है, हम दिव्यांग जन, कितना बढ़िया शब्द एक ईजाद किया गया है। तो ये निश्चित रूप से है, आपके जो भाव है मैं समझ पा रहा हूँ उसको। महिमा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, टोक्यो में भारत ने 19 मेडल लिए थे, उसके बाद अभी 27 हो गए और जैसे कंचन जी को आशा है कि अभी 1-2 दिन का खेल बचा हुआ हो सकता है और ज़्यादा आए, तो आपको क्या लगता है कि इससे भी ज़्यादा होना चाहिए था कि बहुत इतने में आप संतुष्ट हैं? हम चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा, क्योंकि टोक्यो में 54 ही लोग गए थे। हाँ, इस बार तो 19 मेडल आया था। हाँ। अभी 84 लोग गए हैं, तो उसमें 27 मेडल हुआ, तो आना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि और किस किस खेल में, जैसे आपको कैसा लगा होगा, आप तो और ज़्यादा गहराई से वॉच करती होंगी, ऑब्जर्व करती होंगी, तो जैसे कि आपको लगता होगा कि इस खेल में और मेडल आ सकता था, इस खेल में और मेडल, या ये मेडल हम लोग चूक गए, इस पर आप कुछ आपको ऐसा लगा? हाँ, वो तो लगा है। जैसे क्या, जैसे कौन सा आपको लगा कि उसमें भी आ जाना चाहिए था, मेडल मिस हो गया, या फिर उस खेल में आना चाहिए था, अभी तक नहीं आया? जैसे कि अभी और भी गेम है इसमें, उसमें जैसे कि क्या बोलते हैं, शूटिंग में हुआ, हाँ। उसमें भी और 1-2 आना चाहिए था। हाँ, और आना चाहिए था। हाँ। आपको क्या जैसे जैसे भारत ने जब पैरालंपिक शुरू हुआ था तो टारगेट रखा था कि 25, तो एक बहुत बड़ा टारगेट फिर भी नहीं था, क्योंकि 184 मेडल के साथ अभी जो सबसे टॉप मोस्ट टीम चाइना की है वो 184 मेडल पर है, 188 मेडल पहुंच गए हैं अभी तक, तो हम लोग 27 पे हैं, जबकि हमारा देश छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पर सुविधाओं के हिसाब से भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस हिसाब से क्या आपको नहीं लगता कि और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था? तो इसके लिए होना क्या चाहिए फिर? इसके लिए वही मेहनत और सोच, हाँ। जो कि बहुत ज़रूरी है कि एक पॉजिटिव अप्रोच जो हो खिलाड़ी के लिए। आप क्या कहेंगे मुकेश जी इस बारे में कि 27 ठीक है क्या? नहीं, इसमें मैं बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ इस पेरिस की बात करें तो ठीक है, 84 में ठीक है, आप इसको बुरा नहीं कह सकते। 2-4 मनुष्य जीवन है और हम लोग एक खिलाड़ी हैं, तो और की वाली बात है कि कभी ज़्यादा तो लगा नहीं है, आगे भी, और ख़ास करके मेडल के विषय में तो हम कभी नहीं कहेंगे कि ठीक है, और आता तो और अच्छा है। पर इस मेडल को हम लोग और भी अधिक बढ़ा सकते हैं, जो आप महिमा से पूछना चाह रहे थे, या कि इसको कैसे बढ़ा सकते। देखिए, एक जैसे मैं आर्चरी की बात ही कर लूँ, तो आर्चरी में कितने प्लेयर गए। अभी आपको बता दें कि झारखंड में एक भी आर्चरी का पैरा खिलाड़ी नहीं है। अभी एक सनोज महतो प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, सिर्फ एक मात्र पूरे झारखंड में एक पैरा खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा है, खेलगांव में प्रैक्टिस कर रहा है। तो जब तक बच्चे प्रैक्टिस के लिए ही नहीं आएंगे, बच्चे नहीं निकल कर आ पाएंगे, तब तक हमारी संख्या बल, जब तक ओलंपिक में संख्या बल नहीं जाएगी, तो मेडल की भी संख्या, जो रेशियो है उस हिसाब से हमारा 27 मेडल, या मुझे अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि और 2-3 मेडल हम लोगों को लग जाएंगे। पर ये अगर संख्या बल 100 से ऊपर होता तो ये मेडल की संख्या भी हमारी बढ़ती। ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला ओलंपिक होगा उसमें हम लोग 100 की टारगेट लेकर चलेंगे। जैसे उससे पहले पेरिस ओलंपिक, सामान्य पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसके लिए सरकार ने खर्च किया था, कैंप कराया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पैरालंपिक्स के लिए, पैरा खेलों के लिए, या इस तरह के टूर्नामेंट्स की तैयारी के लिए भारत सरकार का रवैया क्या होता है, रुख क्या होता है, सपोर्ट कितना रहता है? देखिए, पैरा ओलंपिक बहुत वो भी परिस्थितियों से जूझ कर काम करती है। पैरा ओलंपिक जो है, बहुत ज़्यादा उनके पास भी फंड नहीं है खिलाड़ियों को मुहैया कराने के लिए, और सिर्फ जो खिलाड़ी चयनित हो गए हैं और ओलंपिक में जाते हैं उनको ये सुविधाएं थोड़ी बहुत मिल जा रही है। पर ये सुविधाएं जो है वो ग्रास रूट से मिलनी चाहिए, ताकि ये ग्रास रूट से ही खिलाड़ी आते हैं। जब तक आप तना जमीन का जड़ मजबूत नहीं करेंगे, तब तक अगर ये 2 साल, चूँकि खिलाड़ियों के लिए एक बात बहुत अच्छी कही गई है
कि हमेशा उसकी स्टेमिना एक बराबर नहीं होती है। तो आज हमारे पास 27 मेडल है, अगर हम नीचे से जड़ मजबूत नहीं करेंगे तो शायद आने वाले कल में हमारा मेडल जो है वो शायद घट भी सकता है। तो इसीलिए जो सरकार को खर्च करनी चाहिए जितना सामान्य, देखिए दिव्यांगजनों के बारे में हमेशा बात की जाती है कि हर एक चीज़ में दिव्यांगजनों को सुविधाएं जो है अच्छी मिलती है, सामान्य लोगों से अच्छा मिलता है। मतलब कहीं लाइन है 100 की तो दिव्यांगजनों को आगे लगा दिया जाए, 4 कुर्सी एक दिव्यांग खड़ा है तो पहले दिव्यांग हो, यानी कि सामान्य से ज़्यादा। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को जब खर्च कर रही है तो थोड़ा जो है सामान्य लोगों से थोड़ा ज़्यादा अगर खर्च करेगी तो हम सामान्य से ज़्यादा मेडल लेकर आए हैं और आएंगे। पर फिर भी कहूँगा कि सामान्य से ज़्यादा आप नहीं भी कर सकते हैं तो सामान्य जितना भी अगर आप करें तो हम मतलब कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे मैं विश्वास दिलाता हूँ सरकार को या बाकी अधिकारियों को कि हम सामान्य लोगों से ज़्यादा मेडल लाकर दे सकते हैं। इस वर्ष भी जो हमारे बच्चियाँ प्रैक्टिस कर रही हैं थ्रोबॉल, अभी आप देखेंगे कि लगातार इन लोगों ने मलेशिया, थाईलैंड, भूटान, है ना, और जगहों पे नेपाल, सभी जगहों से मेडल है। तो ये सिर्फ है कि आप उनको सुविधाएं देते रहें, और एक खिलाड़ी को सुविधा के अलावा भरपेट खाने के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मेहनत करने के लिए वो तैयार है। बस जो चीज़ें ज़रूरत होती है खिलाड़ी को वो मिलनी चाहिए, जो शायद मुझे लगता है कि उस लेवल पे नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ी कमी है ख्याति, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग कमी देखते हैं कि जिस तरीके से बाकी खिलाड़ियों को, सामान्य खिलाड़ियों को मिलता है ना, लोग अप्रिसिएट करते हैं, वो कहीं ना कहीं दिव्यांगजन छूट जाता है। थोड़ा सा मीडिया का धन्यवाद है कि हम लोगों को थोड़ा मिलता है कि हाँ ठीक है खिलाड़ी हैं और इन्होंने मेडल जीता है। उसका रीज़न है कि जो व्यक्ति उस पन्ने वो बैठा हुआ है स्पोर्ट्स पे, वो भी स्पोर्ट्स से जुड़ा व्यक्ति होता है। इसीलिए अगर वहाँ पर स्पोर्ट्स का व्यक्ति ना हो तो मुझे लगता है कि पैरा ओलंपिक बहुत नीचे चला जाएगा। जबकि मैं सामान्य लोगों की देखता हूँ कि जब ओलंपिक लगता है, मेडल लगता है, तो पहले पन्ने पे बड़ा तस्वीर आता है, पर इसमें मैं थोड़ा सा कमी देखता हूँ, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बूस्टअप समाज को भी करने की ज़रूरत है। हम तो तैयार हैं, समाज को भी तैयार होना पड़ेगा। अपने बीच जो समाज के सबसे अंतिम कड़ी के रूप में दिव्यांगजन हैं, उनको थोड़ा सा सहयोग की, सहानुभूति की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि उससे उसका बेहतर होगा। महिमा जी, अभी मुकेश जी ने कहा, एक बूस्टअप की बात कही है, और दूसरा ये कहा कि खिलाड़ी ज़्यादा, जो आपने भी कहा था, खिलाड़ी 100 खिलाड़ी खेलेंगे तो ज़्यादा मेडल आएगा, इस तरह की बात। आप एक महिला खिलाड़ी खुद रही है, एक महिला खिलाड़ी के रूप में जब आपने प्रवेश किया इस खेल में या शुरू किया खेलना, या अभी भी आपको किस तरह की परेशानियों का, किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्या, या फिर और दूसरा है कि आपके नज़रिए से किस तरह से ज़्यादा खिलाड़ी इस खेल में आ सकते हैं? ऐसे तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आपको जैसे क्या मुश्किलें मेरा हुई ही पहले? जैसे कि मेरा ही बताते हैं, प्रैक्टिस के लिए मुझे 5-6 किलोमीटर पैदल चल करके गाड़ी के लिए आना पड़ता है। वहाँ से फिर 2-3 गाड़ी चेंज करके ही मोराबादी स्टेडियम पहुँचना पड़ता है। उसमें भी कभी घर से खा के निकलते हैं, कभी नहीं निकलते हैं, घर जाते हुए रात हो जाता है जी। फिर इसके बाद में समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि दिव्यांग है, ऐसे भी सुनना पड़ता है। तो फिर हम कहना यही चाहते हैं कि जैसे कि अभी हम खेल रहे हैं तो और भी महिला खिलाड़ी हैं, या फिर नहीं भी है, या फिर अगला जो चाहते हैं कि हम भी खेलें, तो हमें देखकर वो भी सीखे कि हम कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं उनको। मुकेश जी, खिलाड़ी कैसे सामने आएंगे? जैसे आपने और तो बात की, सामान्य लोगों की तरह से कुछ सुविधा दी जाए, जैसे महिमा जी ने भी एक बात कही कि एक दूसरी नज़र से भी देखा जाता है, बहुत मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो आप पदधारी भी हैं, इस नज़रिए से आप कैसे कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी ऊपर आए, या मतलब इस खेलों में आए? देखिए, हम लोगों की क्षमता सीमित है और सरकार की क्षमता असीमित होती है। इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सरकार को सीधे तौर पे आना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर सीधे तौर पर नहीं आएंगे
तो मुझे लगता है कि बाकी स्टेट तो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। उड़ीसा को आपने देखा होगा कि 3 साल पहले कोई स्पोर्ट्स में जानता नहीं था, पर 3 साल में उड़ीसा ने जितना स्पोर्ट्स पे वर्क किया लगातार, चाहे वो बैडमिंटन हो, हर एक नेशनल गेम्स वहाँ हुए, हमारे पैरा गेम्स भी हुए। उसी तरीके से सरकार को ही इसमें सामने आना पड़ेगा, क्योंकि मुकेश कंचन अगर झारखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, या 20 अभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं झारखंड में, अगर उनके जीवन में बदलाव नहीं आ पाता है, तो मुझे लगता है कि जो पीछे से आने वाला जो हम लोगों को जो रोल मॉडल के तरीके से जो बच्चा देखता, वो रोल मॉडल के तरीके से नहीं देख पाएगा, और जब नहीं देखेगा तो उनके गार्जियन इसमें इन्वॉल्व नहीं होने देंगे, स्पोर्ट्स में नहीं आने देंगे। यहाँ से हमारा यही सबसे बड़ी समस्या है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इसमें सीधे तौर पे सरकार को आगे आना चाहिए कि अगर हम सामान्य लोगों जितना मेहनत कर रहे हैं, तो सरकार को भी उसमें उतना मेहनत करना चाहिए ताकि ये ऊपर आए। जब तक सरकार नहीं आएगी तब तक अकेला एक मुकेश कंचन कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी जितनी क्षमता थी मैंने प्रयास किया, अभी तक देश को 22 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मैंने झारखंड से निकाल के दिया अलग अलग गेमों में, चाहे वो थ्रो बॉल था, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है। पर सरकार की बेरुखी जो है वो बहुत ज़्यादा है। माननीय सिर्फ मुख्यमंत्री के आश्वासन से ये गेम आगे नहीं बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील व्यक्ति है, हम लोगों को कोऑपरेट भी करना चाहते हैं, इस खेल को आगे भी लाना चाहते हैं, पर झारखंड के बाबू लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि पैरा जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनका सम्मान और उनका मान इस तरीके से बढ़े। मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, अभी आप देखिए पिछले साल 2023 में जुलाई में ये बच्चे मलेशिया गए, वहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री ने, झारखंड के मुख्यमंत्री ने इन लोगों को रिम्बर्समेंट करने की बात कही कि आप लोग खेल करें। इन लोगों ने गोल्ड मेडल भी जीता, पर 1 साल 2 महीने हो गए रिम्बर्समेंट में, अभी तक इनका पैसा रिम्बर्समेंट नहीं हुआ। अब सोचिए कि एक झारखंड का खिलाड़ी, जहाँ खिलाड़ियों को भरपेट खाना नहीं मिलता है, आप कई बार इंटरव्यू करते होंगे, सामान्य खिलाड़ियों को भी भरपेट खाना नहीं मिलता है। ये तो दिव्यांगजन खिलाड़ी हैं, इनके पास न आने की सुविधा न जाने की सुविधा, एक बच्चे को प्रैक्टिस में आने के लिए 500 रुपया 400 रुपया खर्चा करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में झारखंड में कैसे बदलाव होगा पैरा ओलंपिक का, इसके लिए हमसे ज़्यादा सोचने, डायरेक्टर को सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल आपने सही बात कही है मुकेश जी, आपने भी और महिमा जी आपने भी काफ़ी सारी ऐसी बातें बताई हैं जो कि हम लोग को भी पता नहीं था और हमारे दर्शकों को भी पता चला होगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि दिव्यांग होने के बावजूद, कुछ शारीरिक कमी होने के बावजूद जज्बा इतना है कि आप लोग, जैसे कि महिमा जी ने ही बताया कि कितना दूर से आती हैं, अब खाना भी होता है नहीं होता है, खेल करके जाती हैं, उतना सब कुछ सहने के बावजूद भी खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से है कि जनता को भी भावनात्मक रूप से या जिस भी तरह से हो, और सरकार को भी आगे आना चाहिए। और मुझे लगता है कि आ भी रही है, धीरे धीरे करके चीज़ें सुधर रही हैं, खेल का स्तर भी सुधरा है। पैरालंपिक्स हम लोग देख ही रहे हैं, खिलाड़ी ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे बताया 54 से 84 हो गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद का जो पैरालंपिक्स होगा उसमें हमारे खिलाड़ी 100 से ज़्यादा खेलेंगे, और जैसा कि आपने उम्मीद की है कि 100 से भी ज़्यादा पदक लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा हो। आप दोनों स्टूडियो में आए, आपने हमें इतनी जानकारी दी, खासकर इस तरह के खेल के बारे में जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए, मुकेश जी आपका भी धन्यवाद, और महिमा जी आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ आने का। शुक्रिया आप लोगों का। शुक्रिया।